मध्य प्रदेश कौशल विकास विभाग जबलपुर द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर से रिलेटेड एक शेड्यूल, यानी कि मैं कहूँ तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड शेड्यूल कल 27 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। आप सभी ने उसको देखा होगा और आप सभी अब तक उससे भली भांति परिचित होंगे। मैं इसी बारे में आपको एक इन डेप्थ वीडियो आज देना चाहता हूँ। तो बेसिकली इसमें हम कवर करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स सेट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे और एप्लीकेंट फॉर्म किस किस तरीके से हमको फिल करना है, रोज़गार पंजीयन का जो अभी चल रहा है वो किस टाइप से हम उसको देखेंगे, और अगर कोई नेम मिसमैच है तो वो कैसे क्या होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की मैं आपको एक मास्टर चेक लिस्ट दूँगा और इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट को वहाँ पे देखना है। और ऑफिशियल कंटेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के टेस्ट 2026 के रिज़ल्ट और मेरिट के रिकॉर्ड जो है अब तक उपलब्ध हो गए हैं। और डिपार्टमेंट वगैरह ये सब आप जानते हैं कि कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत हमारा ITITO का रिक्रूटमेंट जो हो रहा है, और ये अलग अलग ट्रेड और पोस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट और वेटिंग रिकॉर्ड्स जो है कुछ जारी हुए हैं। और डीवी की एग्जैक्ट डेट आपको मैं बताऊंगा, वेन्यू और डॉक्यूमेंट लिस्ट और कॉपीज़ और सेट्स आपको क्या क्या बना के चलने हैं उसका मैं आपको लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस से कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की एक चेकलिस्ट के बारे में। तो देखिए, आपका एक एप्लीकेंट फॉर्म रहेगा। ठीक है, एप्लीकेंट फॉर्म रहेगा, उसकी आपको एक प्रिंट कॉपी निकालनी है। मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से निकालनी है। और आपका एडमिट कार्ड और आपको जो रिज़ल्ट आया था उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, और रिक्रूटमेंट प्रिंट आउट सबको निकालना है। और 10th की मार्कशीट जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगी, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो। और उसके बाद में आपकी 12th की मार्कशीट और ITI डिप्लोमा डिग्री टेक्निकल क्वालिफिकेशन के प्रमाण पत्र मार्कशीट्स पोस्ट के अनुसार। ठीक है, कैटेगरी अगर कुछ लगती है SC ST OBC EWS तो उनके कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स यदि लागू हैं, और आधार कार्ड आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ्स नोटिस के अनुसार, NOC अगर आप कहीं काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, और उसके बाद में आपका रोज़गार पंजीयन वाला, और आपके ऑब्वियसली पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स, ये सब चीज़ें हम आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ है, क्रॉस चेक हमको अभी क्या करना पड़ेगा कि नेम में अगर कुछ मिस्टेक है तो हमको सबसे पहले क्या क्रॉस चेक करना है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको देखना है, और 10th की मार्कशीट से या फिर ID कार्ड से नेम हमको क्रॉस चेक यहाँ पे करना है। फादर और मदर का नेम, उनकी स्पेलिंग और सीक्वेंस ठीक है कि नहीं है वो हमको यहाँ पर क्रॉस चेक करना है। आपके DOB एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई है और 10th में जो DOB दी गई है वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। आपकी कैटेगरी जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में दी गई है और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल की थी वो कैटेगरी आपकी दोनों की मैच होनी चाहिए। और ट्रेड क्वालिफ़िकेशन आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं उस ट्रेड के लिए, वो आपको देखना है। मिसमैच मिलने पर उसे पहले आइडेंटिफाइड करना है अपने को। DV सेंटर पर पहली बार पता चलने का इंतज़ार नहीं करना है, नहीं तो हमको और टाइम लगेगा और हो सकता है कि उस दिन हमारा DV ना हो, हमको नेक्स्ट डेट मिले, ऐसा कुछ हो जाए। सपोर्टिंग और करेक्शन डॉक्यूमेंट्स हो तो उन्हें ओरिजिनल प्लस कॉपीज़ के साथ हमको रख के लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कितने सेट्स बनाने हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमको कितने सेट बना के चलना है। ठीक है, तो बेसिकली हम भी यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिस में जितने फ़ोटोकॉपी सेट्स मांगे गए हों उतने ही तैयार करने हैं, लेकिन एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमको एक और एक्स्ट्रा सेट तैयार करना है। कल जो शेड्यूल आउट हुआ है उसके नोटिस में ये लिखा गया है कि 2 सेट्स हमको बनाने हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हमसे मिस हो जाते हैं 2 सेट्स बनाने में, तो हो सकता है कि हम वो तीसरे सेट में से वहाँ पे निकाल करके और उसको कर सकें। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग क्रमवार फाइल में हमको जमा के रखना है, और फ़ोटोकॉपी सेट्स को उसी सीक्वेंस में अरेंज करना है जिस सीक्वेंस में
चेकलिस्ट दी गई है और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही हमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के चलने हैं, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेशन वाले या सत्यापन की शर्त वाले जो भी है डॉक्यूमेंट्स उनको हमको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पर्सनल बैकअप सेट हम बना के चल सकते हैं जिससे कि हमको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद में हम आगे देखेंगे तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको बताऊंगा कि एप्लीकेंट फॉर्म की साफ साफ प्रिंट निकालनी है, नेम, मदर नेम, फादर नेम ये सभी देखना है, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देखना है और केवल वही फील्ड्स भरना है जो कि नेसेसरी हो, अननेसेसरी या फील्ड या फिर हमसे जिनका रिलेशन ना हो, जो रिलेटेड ना हो उस फील्ड को हमको नहीं भरना है। डेट, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन को सही तरीके से भरना है। फॉर्म को डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में लगाना है और फाइनल क्रॉस चेक भी करना है ताकि हमको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और रोज़गार पंजीयन वाला देखना है तो रोज़गार पंजीयन और रजिस्ट्रेशन नंबर हमको कहाँ से देखना है ये मैं आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन एक्टिव वैलिड है या नहीं ये देखना है। रिन्यूअल अपडेट की ज़रूरत तो नहीं है वो हमको देखना है। डीवी में रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट रिसिप्ट की आवश्यकता है या नहीं ये हमको देखना है। एप्लीकेशन में दी गई एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन से कोई मिसमैच है क्या वो हमको देखना है। सबसे महत्वपूर्ण डीवी के लिए कौन सा रोज़गार पंजीयन डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है या लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस से हमको कंफर्म करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको देखनी है। और नेम मिसमैच वगैरह अगर है तो उसके लिए हमको एफिडेविट किस तरीके से बनेगा या फिर कैसे क्या होगा वो मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, इस तरीके से आपको बनवाना रहेगा। और एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट्स में स्पेलिंग अलग है तो सभी डॉक्यूमेंट्स की तुलना हमको करनी है। सबको हमको देखना है कि किस तरीके से किसी एक डॉक्यूमेंट में मिसमैच है या कहाँ पे क्या है। करेक्शन सपोर्टिंग प्रूफ की आवश्यकता है अथॉरिटी के निर्देश के अनुसार देखनी है हमको। और फादर और मदर के नेम में अगर कोई मिसमैच है तो इनिशियल सरनेम या स्पेलिंग डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है। रिलेवेंट सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स हमें साथ में रखने हैं जिससे कि हम वो चीज़ें वेरीफाई करवा सकें कि देखिए मदर नेम यहाँ पे या फादर नेम यहाँ पे मिसमैच हो रहा है जो कि रियल ये वाला है और इसको ही माना जाए, ठीक है। डीओबी अगर मिसमैच है तो कैटेगरी मिसमैच या डोमिसाइल इश्यू है और आदि में प्राइमरी रिकॉर्ड और एप्लीकेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा हमको एक बार, ठीक है। और अदर डॉक्यूमेंट इश्यूज़ अगर कुछ है तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी फॉर्मेट चेक करना है। कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डेट और एप्लीकेबिलिटी देखना है। मार्कशीट सर्टिफिकेट्स में नाम, डीओबी और क्वालिफ़िकेशन वेरीफाई करना है। अगर कोई लॉस्ट डॉक्यूमेंट के केस में डुप्लीकेट सर्टिफाइड रिकॉर्ड की व्यवस्था करनी पड़े तो वो हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उपलब्ध ना हो तो रिप्लेसमेंट एक्सेप्टेबल है या नहीं अथॉरिटी से ये कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एफिडेविट को ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हमको नहीं मानना है। जहाँ पे हमको जब ज़रूरत पड़ेगी एफिडेविट की केवल उसी के लिए हम एफिडेविट बनाएंगे और हम जितने भी हमारे इश्यूज़ होंगे उनको सबको एक बार वेरीफाई करके सबको अच्छे से मिला करके हमको सिर्फ एक सिंगल एफिडेविट में ये चीज़ें हमको सारी की सारी वहाँ पे देनी रहेगी, ठीक है। फाइल का अरेंजमेंट किस तरीके से करना है कि जो ओरिजिनल कॉपी रहेगी और फ़ोटोकॉपीज़ रहेगी उनको हमको फ़ोटोकॉपीज़ को तो 2 या 3 सेट्स में बनाना है, जबकि ओरिजिनल फ़ोटोकॉपीज़ को हमको इस तरीके से लगाना है जैसे एप्लीकेशन रिलेटेड प्रिंट और आईडी प्रूफ 10th 12th और उसके बाद में हमारी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन रेस्पेक्टिव आईटीआईज़ हो या फिर डिप्लोमा हो या डिग्री हो, ठीक है। और कैटेगरी के सब्जेक्ट जैसे कि SC ST OBC EWS के कैटेगरी के सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर भूतपूर्व सैनिक के सब्जेक्ट मेरिट सर्टिफिकेट या उसके लिए एफिडेविट और अगर बच्चे हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट और अदर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। और डीवी के दिन हमको क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग टाइम से पहले हमको वहाँ पे पहुँचना है। जैसे 10:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले हमको वहाँ पे पहुँचना है। और लेटेस्ट वेन्यू जो कि दिया गया है गोविंदपुरा ITI डिविज़नल ITI गोविंदपुरा भोपाल, तो वहाँ पे हमको सभागार में पहुँचना है और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ओरिजिनल्स प्लस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी सेट्स प्लस एप्लीकेशन रिलेटेड प्रिंट्स साथ में रखने हैं। मोबाइल में हम PDF बना के रख सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिजिटल कॉपी वहाँ पे दिखा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस में प्रस्तुत करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिले तो उसे हमको सुरक्षित रखना है। क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिना नोटिस देखे किसी डॉक्यूमेंट को 100% मैंडेटरी नहीं करना है हमको। नेम मिसमैच या गलत जानकारी को छिपाने की कोशिश नहीं करनी है।
ओरिजिनल सर्टिफिकेट में खुद से करेक्शन अल्ट्रेशन नहीं करना है, फेक एडिटेड या डाउटफुल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं, पुराने स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप मैसेजेस के आधार पर डेट वेन्यू हमको अज्यूम नहीं करना है, जो कि कल के शेड्यूलिंग नोटिस में दिया गया है तो वही हमको अज्यूम करना है, और फाइनल डिसीजन एक्सेप्टेंस को वेरिफिकेशन अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही हमको मान करके चलना है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में हमको फाइनल डीवी चेकलिस्ट को देखना पड़ेगा एक बार। लेटेस्ट डीवी नोटिस चेक्ड, ओरिजिनल अरेंज्ड, रिक्वायर्ड फोटोकॉपी सेट्स रेडी, एप्लीकेंट फॉर्म वेरीफाइड, कैटेगरी डोमिसाइल ईडब्ल्यूएस चेक इफ़ एप्लीकेबल, रोजगार पंजीयन स्टेटस, नेम डीओबी, फादर नेम इसमैच रिव्यूड, डेट प्लस टाइम प्लस वेन्यूड कंफर्म। ये सारी चीज़ें हमको देखनी है और ये सब हमको देख के चलना है। और अब हमको यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी। ये अब मैंने 2026 वाली रूल बुक खोल के रखी है, प्रशिक्षण अधिकारियों वाली। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कहाँ पे दिया गया है वो आपको बताऊंगा अभी। ये कुछ पॉइंट नंबर 10 है, एक सेकंड वेट करिएगा थोड़ा सा। और ये 8.8, 8.9 और पॉइंट नंबर 10 के सब पॉइंट 10.1 में दिया गया है कि मेरिट सूची प्रकाशित होने तक आवेदकों के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाएगा। यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापित पद के लिए समस्त अर्हताएं पूर्ण करता है। मेरिट सूची जारी होने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या के समरूप उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज की जांच हेतु बुलाया जाएगा। यदि जांच में यह पाया जाता है कि आवेदक विज्ञापन अनुसार अर्हता नहीं रखता है, एलिजिबिलिटी नहीं रखता है, तो उसकी उम्मीदवारी या उसका कैंडिडेचर स्वयं ही समाप्त मानी जाएगी। अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाए गए आवेदक अपने पद से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों एवं उसकी एक सत्यापित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना उनको अनिवार्य रहेगा। अपात्र या अनुपस्थित उम्मीदवारों के स्थान पर मेरिट से अगले उम्मीदवारों के चयन हेतु दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। 10.2 में दिया गया है वही बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति वाले कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी ये सब सारी चीज़ें ऐसे दी गई है, तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब ओपन करते हैं हम जो कल शेड्यूल रिलीज़ हुआ था उसको, तो उसमें देखते हैं कि शेड्यूल में क्या क्या कुछ है अभी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। तो ये शेड्यूल आपके सामने है जिसमें लिखा गया है कि 7 सितंबर से तो 11 सितंबर तक प्रतिदिन 10:30 बजे संभागीय ITI गोविंदपुरा परिसर भोपाल स्थित सभागार में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाना है, और इस जानकारी को आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है ख़ास। आगे बढ़ाते हैं तो इसमें पद का नाम या व्यवसाय का नाम और सीधी भर्ती या बैकलॉग है, तो उससे रिलेटेड आपकी ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो इसको आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, और ऐसा कुछ है यहाँ पे विद्युतकार है, सोलर टेक्नीशियन है, और 8 तारीख को ये मैथ्स ड्राइंग, वेल्डर, टर्नर, कारपेंटर, ड्राफ्ट्समैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन, ये सारी चीज़ें हैं। 9 तारीख वाले आप देख सकते हैं, कोपा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, और ये सारी चीज़ें हैं। 10 तारीख को आप देख सकते हैं डीजल मैकेनिक का, RAC का, फीटर का, मोटर मैकेनिक का, मशीनिस्ट का। और स्पेशली आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 11 सितंबर 2026 को जो भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार, उनको 11 तारीख को बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो हमको ये चीज़ें जो दी गई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उम्मीदवार संलग्न इंडेक्स अनुसार अपनी अभिलेख मूल रूप में यानी कि ओरिजिनल में उनकी छाया प्रतियाँ अनिवार्य रूप से साथ में लावे। वंचित अभिलेखों के अभाव में उम्मीदवारी या आपका कैंडिडेचर निरस्त किया जा सकता है। संलग्न आवेदन पत्र को पूर्णतः भरकर एवं इंडेक्स में वर्णित दस्तावेजों की छाया प्रति को क्रम अनुसार जमा कर 2 प्रतियों में इन्हें बोला है टू सेट्स ऑफ कॉपीज़। मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 सेट्स ऑफ कॉपीज़ हमको लेके जाना है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, हमको एक एक्स्ट्रा सेट और लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन स्थल पर उपस्थित संबंधित अधिकारी के समक्ष जमा करने होंगे तथा मूल दस्तावेजों को भी उपरोक्त क्रम अनुसार जमा कर सत्यापन अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। सॉरी, अगर एक से अधिक पदों पर आपका चयन हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे वो आपको बताऊंगा कि उम्मीदवारी हमको किस तरीके से एक ट्रेड पर अपनी उम्मीदवारी को
घोषित करना है और बाकी की ट्रेड से अपनी उम्मीदवारी को हमको निरस्त करवाना है। उसके लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। और दूसरा है कि ये दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र है तो इसमें आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ UDID यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड आपको साथ लेकर के जाना है। सिमिलरली दिव्यांगजन उम्मीदवारों को दिव्यांगता के आधार पर पद के कृत्यों के संबंध में उपनिदेशक पुनर्वास रिहेबिलिटेशन महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र VRC नेपियर टाउन जबलपुर से जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। ये आपको कहाँ से बनाना है? ये आपको बेसिकली आपको VRC नेपियर टाउन जबलपुर जाना होगा, वहाँ पे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ये प्रमाण पत्र आपको बन करके फिर आपको मिल जाएगा। तो ये आपको लेके जाना पड़ेगा अनिवार्य है। किसको? जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको। ठीक है, देखो इंडेक्स दिया गया है, चेकलिस्ट ये इस तरीके से दी गई है, तो इसको हमको एक बार देखना पड़ेगा। इंडेक्स दिया गया है, ये हमको लेना है। इंडेक्स यही वाला है जो चेकलिस्ट है, इसी को हमने इंडेक्स बोला है। पॉइंट नंबर 2 में हमारा पर्सनल डाटा फॉर्म है। ये सिमिलरली है उसी पर्सनल डाटा फॉर्म के तरह जो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया था। ठीक है, उसी को आपको एक बार उसका प्रिंट आउट आपको लेना है और उससे आपको चीज़ें वेरीफाई करनी है कि आपका DOB, आपका नेम, आपका सरनेम, आपका मिडल नेम, आपके मदर नेम, फादर नेम और आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो भी 10th की मार्कशीट लगाई थी आपने, वो सब चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई हो रही है क्या, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, और जिसके बाद में फिर आपका जो रिज़ल्ट आया था उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। सबसे पहले क्या क्या आपको प्रिंट आउट लेना बता देता हूँ। देखिए, ये जो है कुछ इंडेक्स वाला पेज है, ये आपको प्रिंट करवाना है। दूसरा पेज है पर्सनल डाटा फॉर्म, ये आपको प्रिंट करवाना है और उसी का ही दूसरा पेज भी है। और तीसरा एक ये है आपका, अगर एक से अधिक पदों पर आपका चयन हुआ है तो उसके लिए आपके उम्मीदवारी को घोषित करने के लिए आपको ये वाला प्रिंट लेना पड़ेगा। ठीक है, हम चलेंगे अभी नोटिस पे। तो नोटिस अपने पास कुछ ऐसा है कि ये क्या क्या चाहिए, देखिए बता देता हूँ। सबसे पहले पर्सनल डाटा फॉर्म, उसके बाद में रिज़ल्ट, उसके बाद में आपकी सहमति कि आपको किस ट्रेड से ज्वाइन करना है, देन आपका रोज़गार पंजीयन सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपकी 10th की मार्कशीट जो कि DOB के लिए ज़रूरी है, और आपकी 12th की मार्कशीट, और अगर साथ में आपके पास उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हैं। ITI की मार्कशीट आपकी डिग्री डिप्लोमा की मार्कशीट। ध्यान रहे कि इसमें आपकी डिग्री डिप्लोमा वाली मार्कशीट में आपको इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट और स्टार्टिंग में होगी और फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट सबसे बाद में होगी। ठीक है, ऐसे आपको इनको अरेंज करना है। उसके बाद में फिर हम सर्टिफिकेट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले जैसे कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट आएगा तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद में फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में आपका लाइसेंस किन किन ट्रेड के लिए चाहिए, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक के पद पर चयनित उम्मीदवारों के लिए ये लाइसेंस चाहिए। कौन सा? LMB का, परमानेंट हो या लर्निंग हो। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कंडीशन ये है कि 31/1/2026 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपका ये स्थायी यानी कि परमानेंट लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस आपका बना हुआ होना चाहिए। 31/1 के बाद में ऐसा नहीं है कि आपने संशोधन किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में और उसके बाद उसके बीच में आपने लर्निंग लाइसेंस बना लिया है। जैसे 4-5 फरवरी कुछ इसकी फॉर्म करेक्शन की डेट थी, तो उसके बीच में नहीं होना चाहिए, 31/1 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, स्थायी या परमानेंट दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं UDID यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, और वही आपका उपयुक्तता प्रमाण पत्र VRC नेपियर टाउन जबलपुर से बना होना चाहिए। और अगर आप शासकीय यानी कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट संस्था में काम करते हैं तो आपको वहाँ से NOC लेनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपका प्रमाण पत्र, अगर आप विवाहित है, मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो जैसे ऑब्लिक लग के लिखा है कि शपथ पत्र जिसमें कि आपकी डेट ऑफ मैरिज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो एफिडेविट जिसमें कि बच्चों की संख्या 1 है, 2 है या 3 है और उनके डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन होने चाहिए।
देखिए EWS का प्रमाण पत्र अगर है, EWS कैटेगरी से हैं आप, तो उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पे ज़रूरी है। एक और चीज़, जो OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको भी आय प्रमाण पत्र यहाँ पे देना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र भी चाहिए रहेगा। ठीक है, और यही सब हमको प्रस्तुत करना होगा। इसमें आपका एप्लीकेंट का फुल सिग्नेचर होगा, फुल नेम होगा, डेट होगी, प्लेस होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पर्सनल डेटा फॉर्म के ऊपर। ये हमको किस तरीके से फिल करना रहेगा। तो ये टूडा डायरेक्टर के उस पर जाएगा और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है राइट हैंड कॉर्नर पे, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। ठीक है, यहाँ पे आप आवेदित पद का नाम, जैसे आपने कौन सी ट्रेड आपने चुनी है, लाइक डीजल मैकेनिक, फिटर, प्लम्बर, टर्नर, मशीनिस्ट, कुछ भी हो सकता है, ये आपने चुनी है। तो आपके आवेदित पद का नाम यहाँ पे लिखना है आपको कि रिटर्निंग ऑफिसर के लिए आपने यहाँ पे आवेदित पद का नाम है। उसके बाद आपकी ट्रेड कौन सी है, उसके बाद में फिर आपका आवेदक का नाम हिंदी में आपको लिखना है। देन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में, गलती नहीं करनी यहाँ पे, ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में आपको फर्स्ट नेम लिखना है। देन मिडल नेम भी कैपिटल लेटर्स में ही आएगा, ब्लॉक कैपिटल लेटर्स। सरनेम भी आपका ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में आएगा, मदर नेम भी, फादर नेम भी। देन DOB आपकी DD MM YY फॉर्मेट में आपकी DOB आएगी। उसके बाद में आपका जेंडर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे वाले कॉलम पे आपको DOB फिल करनी है, जो कि वर्ड्स में आएगी आपकी, लाइक किसी की 2 जुलाई 1998 है तो यहाँ पे 0207919998 ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी एज आपको काउंट करनी है कि 1 जनवरी 2027 को आपकी एज कितनी हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जैसा मैंने रूल बुक पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, कब, 1 जनवरी 2027 को अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम हो रही है तो आप इस पद के लिए या इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट वहाँ पे था कि अगर आप विवाहित है और आप मेल कैंडिडेट है और आपकी मैरिज 21 वर्ष से कम की आयु में हुई है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आप फीमेल है और आपकी मैरिज 18 वर्ष से कम की आयु में हुई है तो आप भी एलिजिबल नहीं है। देखिए, अब ये हो गया एज अज ऑन 1 जनवरी 2027, ये आपको फिल करना है। यहाँ पे बर्थ प्लेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ये आपको कहाँ से काउंट होगा, ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसमें लिखा रहेगा कि 1 जनवरी 2027 को आपकी एज इतनी हो रही है, तो वहाँ से आप देख के कर सकते हैं। आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिस पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मीनिंग ये है कि जिस पे पत्राचार हो सके, जिस पे आपको लाइव डाक आ रहे हो। ठीक है, और आपको परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम लिखने हैं। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट वाली पिक्चर यहाँ पे आती है, कैटेगरी कौन सी है, UR, OBC, SC, ST। अगर UR वाले हैं तो आपका यहाँ पे कोई कास्ट सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ OBC, SC एंड ST तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर लगाना है। देन इश्यू डेट, जो भी डेट पे इशू हुआ है ये राइट हैंड कॉर्नर पे सर्टिफिकेट पे ऊपर के साइड लिखा होता है। और इशूइंग अथॉरिटी लाइक SDM या तहसीलदार ने इशू किया है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी कुछ ऐसा ही है, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र का भी सर्टिफिकेट नंबर जो कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखा होता है RS/445/0104, लाइक ऐसा कुछ नंबर लिखा होता है। और इश्यू डेट आपको यहीं पे फिल करनी है। और इशूइंग अथॉरिटी लाइक SDM और तहसीलदार और जो भी है इशूइंग अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट आपको जो डिस्ट्रिक्ट है। रोज़गार पंजीयन, तो देखिए रोज़गार पंजीयन का कुछ ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो लिखा है वो भी आपका इसमें यहाँ पे फिल होगा। देन रजिस्ट्रेशन डेट आपकी यहाँ पे फिल होगी। ऑफिस नेम में आएगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, ग्वालियर, ऐसा कुछ। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी रोज़गार कार्यालय है उसका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, ये इफ़ रिक्वायर्ड तो निःशक्तता प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको चाहिए रहेगा अगर कुछ है तो वो सर्टिफिकेट नंबर। सिमिलरली सारे का फॉर्मेट ये है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। फिटमेंट सर्टिफिकेट जो कि आपको VRC जबलपुर से बनवाना है, नेपियर टाउन से, उसका भी फॉर्मेट कुछ ऐसे ही रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा,
मैरिटल स्टेटस, यहाँ देखिए मैरिटल स्टेटस आपको अगर सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है, वीडो है, डाइवोर्स्ड है, डेट ऑफ मैरिड आपको मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे अगर आप मैरिड है तो, ठीक है। स्पाउस नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, और चिल्ड्रंस की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। किन की? ओनली जो जीवित संतान है, जीवित संतान है उनकी आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी रहेगी। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, सीरियल नंबर के साइड, जैसे सीरियल नंबर 1 है तो 1 के सामने वाले कॉलम में आपको यहाँ पे नाम लिखना है, और DOB लिखनी है, DOB बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो कि बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ बच्चे का, ठीक है। और उसके बाद में आपको जेंडर स्पेसिफाई करना है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। सिमिलरली अगर दूसरा बच्चा है तो उसका भी ऐसे कुछ फिल करना है। एकेडमिक डिटेल्स, देखो डॉक्यूमेंट्स किस किस तरीके से, एक तो एकेडमिक डिटेल्स वाला है, सॉरी सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट है, उसके बाद में फिर आपकी एकेडमिक डिटेल्स वाले हैं, उसके बाद में फिर आपके सर्टिफिकेट्स हैं। और सर्टिफिकेट्स में सारे आ जाते हैं वो, जैसे कि कास्ट हो गया, डोमिसिल हो गया, और अगर डिसेबिलिटी वाला है तो वो हो गया, भूतपूर्व सैनिक वाला हो गया, ये सब चीज़ें। तो हाई स्कूल वाला, ब्रांच, ट्रेड, सब्जेक्ट आपका अगर हाई स्कूल में ये नॉर्मली ये होते थे कि 6 सब्जेक्ट होते थे, और रोल नंबर वहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा। पासिंग ईयर अगर आपने 2012, 13, 14, 15 जब भी किया है वो लिखना है यहाँ पे। बोर्ड आपका MP बोर्ड है, CBSE है या ICSE है वो फिल करना है। परसेंटेज, रिजल्ट में आपका यहाँ पे परसेंटेज आएगा। सिमिलरली 12th का भी ऐसे ही कुछ आएगा। ITI अगर आपने किया है तो आपने NCVT से किया कि SCVT से किया है, उसमें आपकी ट्रेड क्या थी वो ट्रेड आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसमें आपका रोल नंबर क्या था, उसमें आपका पासिंग ईयर क्या था, उसमें आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी, और आपको परसेंटेज कितना है। अप्रेंटिस NSC अगर किया है तो वो फिल करना है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपने किया, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वो आपको यहाँ पे ब्रांच अपनी स्पेसिफाइड करनी है। उसके बाद में आपका रोल नंबर यहाँ पे आएगा। रोल नंबर बेसिकली वही आपका एनरोलमेंट नंबर जो होता है वही वाला आपका रोल नंबर होता है। पासिंग ईयर आपने किस ईयर्स में पास किया है, और आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी लाइक RGP है या फिर जो भी कुछ है उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे निकालना। CGPA है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका फार्मूला देख लीजिएगा किस तरीके से CGPA को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग डिग्री है लाइक BE है या BTech है तो उसमें आपकी ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, रोल नंबर, पासिंग ईयर। सिमिलरली लाइक दिस, ठीक है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MTech वगैरह किया है तो वो लगा सकते हैं। PGDCA। अब देखिए मेन ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन हमको एक बार फिर से पढ़ना है। मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता हूँ या रखती हूँ। मेरे योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/1/2026 अथवा उसके पूर्व जारी किए गए हैं। ध्यान रखिएगा आपकी जो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है या फिर आपके जो भी अन्य प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट्स हैं ना, वो 31/1 यानी कि फॉर्म फिल करने की तिथि से पहले के होने चाहिए। अगर आपने बाद में बनवाए हैं ना वो सर्टिफिकेट्स तो आपके भी वैलिड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अगर ये जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन पत्र, नियुक्ति आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। ये डिक्लेरेशन है, ये आपको एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल सिग्नेचर ये साइन करना है, एप्लीकेंट फुल नेम, डेट, प्लेस, मोबाइल नंबर ये सब लिखना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक से अधिक उम्मीदवार अगर सॉरी एक से अधिक ट्रेड पर कोई एक उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ है तो उसको 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नोटरी सहित आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट लेना है और आपको अपनी ट्रेड का सिलेक्शन करना है। तो ये बेसिकली वही टू द डायरेक्टर के नाम लिखा जाएगा, और आप जिस भी ट्रेड का यहाँ पे चयन कर रहे हैं, प्रशिक्षण अधिकारी, ट्रेड का नाम के पद पर चयन हेतु सहमति बाबत आपको यहाँ पे मान लीजिए आपने डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक एंड आपने मेड्स एंड ड्राइंग मेड्स एंड ड्राइंग तीनों ट्रेड में आपने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है, और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स एंड ड्राइंग में आप अपने यहाँ पे ट्रेड चूज़ करें, तो आपको जो ये विषय वाला है इसमें आपको अपनी मैथ्स एंड ड्राइंग लिखना है। फिर नीचे आपको आना है और आपका स्पेसिफाई करना है कि आपका कौन कौन सी ट्रेड में हुआ था, और उसके बाद में
ये मूल अभिलेखों के परीक्षण हेतु आज दिनांक यानी कि मैथ्स एंड ड्राइंग का किस दिन आपका डिवी होना है वो दिनांक आपको यहाँ पे फिल करनी है। और पदों में से मैं अपने स्वेच्छा से प्रशिक्षण अधिकारी मैथ्स एंड ड्राइंग के पद पर चयन हेतु तथा अन्य पदों पर अपनी उम्मीदवारी समाप्त किए जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ या करती हूँ। वही वाला फॉर्मेट है फिर से, फुल सिग्नेचर, फुल नेम, डेट, प्लेस एंड मोबाइल नंबर, ये सब सारी चीज़ें करनी है। अब ये वाली लिस्ट आप देख सकते हैं कि इसमें आपका नाम कहाँ पे है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। और वेटिंग वाले बच्चों की भी इसमें दी गई है लिस्ट। तो मुझे लगता है कि मैंने अब तक के आपके सारे डाउट्स लगभग ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए होंगे, लेकिन कुछ डाउट्स कुछ ऐसे थे कि पोस्टिंग किस बेसिस पर होगी सर। ये कोई मयंक सेन करके है, इनका एक क्वेश्चन था कि पोस्टिंग किस बेसिस पर होगी। तो देखिए 2022 में जो पोस्टिंग हुई थी वो मतलब चॉइस फिलिंग बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बार क्या चॉइस फिलिंग हो सकती है। तो 2022 में चॉइस फिलिंग हुई थी, फिर लास्ट टाइम 2024 वाली वैकेंसी में चॉइस फिलिंग नहीं हुई। तो मे बी इस बार चांसेस है कि चॉइस फिलिंग नहीं हो। हम ओनली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है कि चॉइस फिलिंग इस आधार पर होगी। मेरिट बेसिस पर अगर होना चाहेगी तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट या नियर बाई होम डिस्ट्रिक्ट आपको कुछ मिल सकता है। अगर आसपास कोई जगह खाली रही तो मेरिट बेसिस पर आपकी पोस्टिंग वहाँ पे हो सकती है। तो इसके चांसेस हैं आपके, काफ़ी हद तक चांसेस है। ठीक है, उसके बाद में फिर कुछ कैंडिडेट्स के सवाल थे कि एक सेकंड, फॉर्म फिल करते टाइम मैरिज डेट में ईयर गलत टाइप हो गया तो क्या करना चाहिए। जैसे कि आप अगर रूल बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको गलती से भी कोई एरर से या फिर किसी कारणवश आपको कोई जानकारी गलत नहीं देनी है, जानकारी छुपानी नहीं है, या फिर ऐसी कोई जानकारी नहीं देनी है जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और कोई एक ये है कि बेस्ट ट्रेड कौन सी है, पोस्टिंग किस हिसाब से होगी। ये कोई प्रशांत कुमार त्रिपाठी करके है, इनका क्वेश्चन था ये। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका सिलेक्शन डीजल मैकेनिक एमएमबी और मैथ्स एंड ड्राइंग में हुआ है, तो मेरा प्रेफरेंस तो मैथ्स एंड ड्राइविंग रहेगा अगर मुझे सेलेक्ट करना हुआ इनमें से। तो उसका रीज़न कुछ ये हो सकता है कि वर्क कंपैरेटिवली क्लीन होता है, लाइक ऑयल ग्रीस डस्ट आदि का काम नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल वर्कलोड भी कम होता है और वर्कशॉप में हेवी मैकेनिकल वर्क कम होता है। टीचिंग ओरिएंटेड प्रोफाइल होने के कारण क्लासरूम प्लस प्रैक्टिकल ड्राइंग का बैलेंस बना रहता है। और लाइक कंप्यूटर सॉरी केड और टेक्निकल ड्राइंग जैसे स्किल्स आगे भी उपयोगी रहती है आपको। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों का नॉलेज डेवलप होता है। लॉन्ग टर्म में फिजिकल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम हो सकता है। और फाइनली डिपेंड करता है कि आपकी रुचि यानी कि आपका टीचिंग इंटरेस्ट किस साइड है, मैथमेटिक्स ड्राइंग और केड में है, तो आप इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये रहेगा कि मैथ्स एंड ड्राइंग को प्रेफरेंस इसलिए मैं देना चाहूँगा क्योंकि वर्क कंपैरेटिवली क्लीन होता है और लेस फिजिकली डिमांडिंग है, टीचिंग ओरिएंटेड है, तथा ड्राइंग और केड और मैथमेटिक्स दोनों में स्किल डेवलपमेंट का स्कोप है। हालांकि फ़ाइनल चॉइस जो है वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर आती है कि आपको इनमें से क्या चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी आपको ये भी बता दिया है कि कौन सा आपको ट्रेड लेना चाहिए। एक बार फिर से हम जो लिस्ट है उसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए, पर्सनल डाटा फॉर्म लेना है, प्रिंट आउट लेना है रिज़ल्ट का। उसके बाद में फिर आपको चयनित उम्मीदवारों द्वारा जो सहमति पत्र है वो लेना है। और आपका रोज़गार पंजीयन है, 10th है, 12th है, ITI डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट है। उसके बाद में आपके जो प्रमाण पत्र है, जाति हो गया, मूल निवासी हो गया, उसके बाद में आपका लाइसेंस हो गया। उसके बाद अगर आप दिव्यांग है तो आपका UDID वाला कार्ड हो गया, परमानेंट प्रमाण पत्र वाला हो गया। उसके बाद में VRC नेपियर टाउन जबलपुर से बना हुआ उपयुक्तता प्रमाण पत्र हो गया। देन भूतपूर्व सैनिक वाला हो गया और NOC हो गई, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया और बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का हो गया। AWS के लिए फिर आय प्रमाण पत्र हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो आपका
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफ़िकेशन वाला एक पोर्शन है, एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला पोर्शन है और एक आपका सर्टिफिकेट्स वाला पोर्शन है। मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं ये समझता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और हेल्पफुल आपको लगेगा। अगर कुछ भी इसमें इसके बाद में आपको डाउट बचता है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके बाद में कुछ जानने की ज़रूरत है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।